हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। माय ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। जय हिंद, जय हिंद। ऑल गुड, ऑल फाइन। जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? बताइए। क्यों हंस रहे हो? बढ़िया। आप लोग कैसे हो? आप लोग बताओ कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? ठीक है। सर, केमिस्ट्री क्लासेस कब से स्टार्ट होगी बेटा? जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर मंथ के अंदर स्टार्ट होंगे। ठीक है। पीछे कौन है? पीछे देखो, पीछे। ऑल गुड, ऑल फाइन। सब लोग मस्त हो? बढ़िया। क्यों हंस रहे हो भाई? क्या? अच्छा, ये तो फोटो है मेरी। ठीक है। बिंदी जच रही है। ओ भाई साहब। अब ठीक है। चलिए। ठीक है। चलो, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कशन की थी। लास्ट क्लास थोड़ी सी हमारी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी बेटा। वो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर कुछ हो गया था, प्रॉब्लम वो सही नहीं हुई थी। लेकिन मैंने वो प्रॉब्लम रिजोल्व करा लिया। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सबसे पहले मैं लास्ट क्लास का एक थोड़ा सा क्विक रिकैप आपको रिवीजन का दे दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल लास्ट वाली जो क्लास थी बेटा, वो बीच में बंद हो गई थी। मैं क्वेश्चन करता, अचानक से बंद हो गई थी। अचानक से एकदम से लाइट भाग गई, वो बंद हो गया था बेटा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो क्वेश्चन मैं दोबारा से कराऊंगा। पहले मैं क्विक रिवीजन आपको दे दूंगा, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा था वो सब चीज मैं आपको करा दूंगा बेटा। और फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पहले मुझे बताओ, घर से रिवीजन करके आए हो या नहीं करके आए हो? फटाफट से मुझे बताओ, घर से रिवीजन करके आए हो या नहीं करके आए? फटाफट से बताओ। रिवीजन डन सबका? फटाफट से बताइए। सबका रिवीजन डन बेटा? सबका रिवीजन? हाँ, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा। ठीक है। सबका रिवीजन क्लियर? सबने रिवीजन किया है? बहुत बढ़िया। सर, टेस्ट का रिजल्ट बेटा आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ग्रेट है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर, पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी? हाँ जी बेटा, पहले वाली क्लास देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास बिल्कुल आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ठीक है। सो आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू अ एक रिवीजन मैं आपको करा दूंगा फटाफट से, जो हम लोगों ने अब तक डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं आज, और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग यहाँ पर। और भी बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। जैसे आप लोगों को ग्राफ का जो डर था बेटा, ठीक है बेटा, जैसे आप लोगों का जो ग्राफ का डर था वो आपका निकल चुका है, ऐसे ही इसके जो है ना बेटा, ये भी सब निकल जाएंगे। सर संडे, सर चैट, संडे चैट है, क्लास मत लो। संडे चैट है? अच्छा अच्छा, छठ है। संडे क्लास कहाँ ली भाई? मैंने कहाँ क्लास ली? सर, मेरी आज पहली क्लास है। पहले मैं बैकलॉग क्लियर करूँ या अभी? पहले बैकलॉग क्लियर करो बेटा आरती, ठीक है। जिस किसी की भी पहली क्लास है, प्लीज अपना बैकलॉग कवर करो। सर प्लीज सी डाउट बॉक्स। सुमित, मैं देख लूंगा बेटा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। चलिए। सर, कल क्लास होगी क्या? कल पता नहीं बेटा, आई डोंट नो। ठीक है। हाँ, सुमित मैं चेक कर लूंगा डाउट बॉक्स। सुमित जहांगीर, मैं बेटा लास्ट में चेक कर लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लास्ट में चेक कर लूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें आज की अपनी क्लास को। पहले मैं क्विक रिवीजन आप लोग को देता हूं बेटा, फिर हम लोग अपनी क्लास को डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले एक रिवीजन पर हम लोग आ जाते हैं। हम लोगों ने रिवीजन में अब तक क्या डिस्कशन किया था? हम लोगों ने रिवीजन में
डिस्कशन किया था काइनेमेटिक्स और ब्रांचेस में डिस्कशन किया था, मैकेनिक्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। काइनेमेटिक्स हमें जनरली बताती है इफेक्ट, और जो मैकेनिक्स होती है वो हमें बताती है कोज, है ना, मोशन का। फिर हम लोगों ने फोर्सेस को डिस्कशन किया था। फोर्सेस दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है बेटा जहां पर कोई दो बॉडी आपस में कनेक्टेड में होती है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स आपकी हो गई है, जैसे टेंशन हो गई है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन हो गई है, ये सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती थी। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं बेटा जहां पर कोई दो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होती। उसके एग्जांपल से हम लोगों ने डिस्कशन किया था ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। साथ साथ अगर हम लोग और बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ग्रेविटेशन के साथ साथ हम लोगों ने एक चीज पॉइंट और डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कशन किया था, और न्यूक्लियर फोर्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अच्छा, एक पॉइंट करेक्ट कर लेना बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा एरर हो गया था, ठीक है, एक चीज सही कर लेना। लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स लिखा था तो न्यूक्लियर फोर्सेस को मैंने बाई चांस उसको उसमें कॉन्टैक्ट में लिखा देता, एक्चुअली वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो उसको करेक्ट कर लेना बेटा। जहां कहीं भी आप लोग को न्यूक्लियर फोर्सेस लिखा हुआ था, ठीक है, मैंने बाद में लेक्चर को देखा तो बाद में मैंने नोट्स जब देखा तो मेरे को पता चला यार वो मैंने उसको कॉन्टैक्ट में लिख दिया था, एक्चुअली वो क्या, वो नॉन कॉन्टैक्ट है। सो प्लीज उसको करेक्शन कर लेना, जहां पर भी न्यूक्लियर फोर्स आपको लिखी है उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में प्लीज उसको मेंशन कर लेना, ये करेक्शन कर लेना, ये आपको करेक्शन करनी है। बाई चांस वो गलती से लिख दिया था, ठीक है, बाद में मैंने नोट्स देखा तो उसमें चीज करेक्शन थी, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आएगी, न्यूक्लियर फोर्सेज को करेक्शन कर लेना। इतने डिस्कशन करने के बाद बेटा फिर हम लोगों ने टेंशन पर आए थे। टेंशन क्या होता है बेटा, कुछ नहीं होता है, तनाव होता है, खींचा जाता है ना। जैसे हम लोगों ने बात किया था स्प्रिंग के केस में हम लोगों ने बात की थी, और रबर बैंड के हम लोगों ने केस में बात की थी। जब हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं बेटा तो उसमें टेंशन आ जाती है, फोर्स आती है, स्ट्रेच हो जाता है। स्प्रिंग को जब खींचते हैं उसमें जो फोर्स आती है, जो आती है उसको टेंशन बोला जाता है। टेंशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने पॉइंट आया था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। साथ ही साथ हम लोगों ने एक पॉइंट और डिस्कशन किया था बेटा, जो वेट होता है किसी भी बॉडी का, वो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि डायरेक्शन ऑफ वेट डाउनवर्ड होता है, कभी आप ऐसे नहीं बोलोगे। आप हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेट को या पूछे तो आप बोलोगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है डायरेक्शन ऑफ वेट। और जिस भी डायरेक्शन ऑफ वेट जहां भी लग रहा होगा उसका अपोजिट साइड में जो लग रहा होगा वो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग आए थे पॉइंट फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, है ना, जहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ना। और फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने किसके लिए बनाया था बेटा, टेंशन वाली चीजों के लिए हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने सीखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस समझ लेते हैं, जैसे एक बॉडी अपने पास यहां पर है, ये 2 kg का अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ना बेटा, हमने इसको रस्सी से इस तरीके से टांग दिया है, हम लोगों ने इसको रस्सी से इस तरीके से टांग दिया है। अब सबसे पहले जब भी आपके पास कोई एक बॉडी होती है तो उस पर आप लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखनी है। हमेशा जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का बनाओगे। अब ध्यान से देखना, ये 2 kg का जब ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय G, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m.g, है ना। G की वैल्यू 9.8 होती है, फिर 10 होती है, वो आप जानते हो। अब हम जानते हैं स्प्रिंग के केस में या फिर रबड़ के केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको टेंशन बोलते हैं। अगर ये वेट डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा उस केस में क्या बन जाएगा, टेंशन बन जाएगा, टी टेंशन बन जाएगा बेटा, है ना। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे बेटा तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये अपने पास 2 kg का मास बॉडी है, 2 kg मास बॉडी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका W बराबर 2.g नीचे की तरफ लग रहा है, और इस पर एक टेंशन लग रही है, टी ऊपर की तरफ लग रही है। दिस इज द जनरल फ्री बॉडी डायग्राम। हालांकि मैंने आपको एक रूल भी बताया था टेंशन का डायग्राम कैसे बनाना है, जहां पर भी बॉडीज के साथ रस्सी कनेक्टेड है वहां पर आपको खड़ा कर देना, और जिस डायरेक्शन में रस्सी है उस डायरेक्शन में आपको देखना है। रस्सी ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ देखा, अम्ब्रेला खोला तो टेंशन। अब ये ऊपर से कनेक्टेड है तो बेटा तो ऊपर ये भी इसके ऊपर टेंशन लगा रहा होगा, टी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये टी और ये टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, नहीं बेटा, ये टी और टी आपस में कैंसिल आउट नहीं है, ये एक्चुअली टेंशन का डायरेक्शन है। ये भी इसके ऊपर लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर लगा रहा है, समझ रहे हो बेटा। मतलब अगर दो बॉडीज एक रस्सी से आपस में कनेक्टेड है, जितनी टेंशन ये दीवार पर लगाएगा, दीवार भी उतनी ही टेंशन उतनी ही फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे अपने आप में बेटा। ये एक हाइपोथेटिकल डायरेक्शन हमने बनाया, कैंसिल आउट कभी नहीं होंगे। ये एक फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहां से बनाने की सीखी थी। ऐसी अगर हम लोग बात कर ले बेटा, इसी में दो बॉडीज को कनेक्टेड कर दे, जैसे एक 2 kg की बॉडी है और एक नीचे 3 kg की बॉडी अगर हम लोगों ने लगा दी बेटा, तो कैसे बन जाएगा डायरेक्शन, सिंपल है, आसान है तरीका। इसका 3.g नीचे की तरफ लगेगा, आपको यहां पर आपने रखना है, रस्सी आपको यहां पर दिखाई दे रही है बेटा, तो ऊपर की तरफ एक टेंशन मान लो टी। मैंने कहा था रस्सी अगर सेम रहती है तो टेंशन भी सेम रहती है, रस्सी डिफरेंट रहती है तो टेंशन भी डिफरेंट। ये रस्सी है ना बेटा,
आप ध्यान से देखना, ये वाली जो रस्सी आपको दिखाई दे रही है और ये वाली रस्सी अलग अलग दिखाई दे रही है। तो ये 3 केजी का ऑब्जेक्ट इस 2 केजी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी टेंशन लगा रहा है, टी। तो जितनी ये इसके ऊपर लगाएगा उतनी ये इसको भी लगाएगा ना बेटा, ये सुनो, जितनी ये इसको लगाएगा उतनी ये इसको भी लगाएगा। तो इसका मतलब ऊपर से भी नीचे कितनी आएगी, टी आएगी। अब ये 2 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे की तरफ जाएगा, इसका वेट कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय जी हो जाएगा। अब आप यहां खड़े हो गए, तो अब ये दीवार के ऊपर लगाएगा, दीवार इसके ऊपर लगाएगी, तो अब रस्सी चेंज हो गई, तो आपने यहां पर T1 मान ली, या ऊपर से भी जो आ रही है T1। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बेटा, तो इसके नीचे की तरफ 2 डॉट जी नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर एक T1 टेंशन ऐसे लग रही है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो 3 केजी का ऑब्जेक्ट ये रहा बेटा, तो इसका नीचे की तरफ 3 डॉट जी नीचे की तरफ लग गया और ऊपर की तरफ एक टेंशन जा रही है टी। आप इस तरीके से बनाओगे। दिस इज द सिंपल केस जो आप लोग यहां पर बनाने की कोशिश करोगे इस तरीके से। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखा दिया था, फाइन है। अब एक केस और समझ लेते हैं बेटा, जैसे मैंने एक केस आपको बताया था, वो केस क्या था बेटा समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट है ना बेटा। इस 5 केजी के ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल मैंने रस्सी से बांध लिया और इधर मैंने इसको दीवार से ऐसे टांग दिया। अब इधर मैंने क्या किया, फिर से मैंने एक 5 केजी का ऑब्जेक्ट जो है इसको ऐसे एक रस्सी से इधर टांग दिया। अब एक चीज समझना बेटा, जब भी हम लोग एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन भी होगा। अब ये बॉक्स फॉर एग्जांपल हवा के अंदर है, ये बॉक्स हवा के अंदर है, मैंने नीचे कोई सरफेस तो नहीं बनाई ना बेटा। अगर मैं नीचे कोई सरफेस बना दे तो एक्शन रिएक्शन दोनों होता, लेकिन हम सब जानते हैं वेट हमेशा किस तरफ लगता है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसका जो वेट है W बराबर 5 डॉट जी, वो नीचे की तरफ लगेगा, वो नीचे की तरफ, हवा में बॉक्स लटका हुआ है नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये बॉक्स जब हवा में लटका हुआ है, ये तो एक्शन हो गया, लेकिन इसका रिएक्शन तो नहीं होगा ना। ये फोर्स हवा में लग रही है, अब हवा तो इसके ऊपर नहीं लगा सकती, अगर ये जमीन के ऊपर लगती तो जमीन इसके ऊपर लगाता। तो इसका मतलब 5 डॉट जी मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसका कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा। अगर बाई चांस इसके नीचे अगर मैं ऐसे सरफेस बना देता तो इसका नॉर्मल रिएक्शन बन जाता, लेकिन मैंने कोई सरफेस तो नीचे बनाई नहीं है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा। अगर नीचे सरफेस बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, नीचे सरफेस नहीं लगी है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा। भाई इसने जमीन के ऊपर तो नहीं लगाई, इसने हवा के ऊपर लगाई, अब हवा थोड़ी ना लगाएगी, हवा का इतना थोड़ा ना वो चीज एग्जिस्ट करती है, कोई नहीं कर रही है, समझ में। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन आपका नहीं होगा। तो समझ में आया। तो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था ना सर कि सर ये ऐसे कैसे आ गया, तो इसमें अपन 5 डॉट जी यहां पर नॉर्मल लिख देंगे, लेकिन यहां पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। अब ये इसके ऊपर लगाएगी बेटा, फॉर एग्जांपल इसने टी लगाया, तो इसने दीवार के ऊपर टी लगाया तो दीवार भी इसके ऊपर लगाएगी टी टेंशन। अब ये रस्सी दोनों अलग है, इसने इस वाली दीवार के ऊपर फॉर एग्जांपल T1 लगाया तो ये भी इसके ऊपर लगाएगी बेटा T1। तो दिस इज द सिंपल केस। बाकी आप हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन को हॉरिजॉन्टल के साथ लिख दोगे और वर्टिकल वाली इक्वेशन को वर्टिकल के साथ कर दोगे। द मेन चीज इज ये वाला बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, 5 केजी का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इसके नीचे सरफेस नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्शन ड्रॉ करोगे, यू विल ड्रॉ ओनली एंड ओनली एक्शन। क्या इसका कोई रिएक्शन होगा? नहीं होगा बेटा, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि सरफेस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर दूं, ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट है, इसके नीचे मैंने सरफेस रख दी, जब ये 5 केजी के ऑब्जेक्ट के नीचे सरफेस रख दी तो 5 डॉट जी इसका क्या हो गया बच्चे, 5 डॉट जी इसका एक्शन हो गया, तो इसका रिएक्शन भी यहां पर होगा या नहीं होगा? तो आप इसका रिएक्शन एन बना दोगे यहां के केस में, लेकिन यहां पर इसका कोई भी एन आपका नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, हवा में है तो एक्शन है, रिएक्शन नहीं होगा। अगर नीचे सरफेस होता तो रिएक्शन भी दोनों चीज हो जाएगी। यहां तक इतना बेसिक प्रिंसिपल में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, किसी कंसेप्ट को यहां तक समझने बताइए बेटा। सर आई गोट 190 आउट ऑफ 30। इसका मतलब सर बॉडी को किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट में रहना चाहिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा ज्ञानेंद्र, बिल्कुल क्लियर है बेटा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक फटाफट से बताइए। इतनी चीज क्लियर? सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? इसका देखो, जैसे 5 केजी का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, तो इस पर इधर एक टेंशन लग रही है टी और एक इसकी टेंशन इधर लग रही है T1 और इसका 5 डॉट जी नीचे लग रहा है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। देखो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, 5 डॉट जी इधर लग रही है, टेंशन टी इधर की तरफ जा रही है, इधर से T1 जा रही है बेटा। क्लियर है? फाइन है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस को कॉन्टेक्ट फोर्सेस में, नॉन कॉन्टेक्ट में लिखना बेटा। तो टी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कुछ नहीं है, वो एंगल दिया होता ना बेटा, अब इसमें एंगल नहीं गिवन है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें मेरे को एंगल भी देना चाहिए था तब जाके क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है बेटा, ये बैलेंस्ड होगा ही नहीं,
आपको इसको बैलेंस करना ही नहीं पाओगे, क्योंकि देखो बेटा ये T1 इधर जा रहा है, ये T इधर जा रहा है, तो अगर मैं एंगल देता इस क्वेश्चन में तो जाकर मैं इसकी इक्वेशन बना पाता, ये क्वेश्चन है ही नहीं। अब इसका एडवांस वर्जन जो आप बोल रहे हो ना इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, वो अगले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा बेटा, ठीक है, क्लियर है, इसके अगले क्वेश्चन में आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, फाइन है, क्लियर है। इसमें एंगल बनाना था ना, बट एंगल है नहीं तो इसलिए नहीं होगा बेटा, फाइन है, क्लियर है, ये आपको रखना। टेंशन में के लिए रोप डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट रोप डिफरेंट टेंशन, सेम रोप सेम टेंशन, ठीक है बेटा, फाइन है, क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी आपको, रुक जाओ, सब कुछ कराएंगे, आप टेंशन मतलब, अभी तो मैंने रिवीजन करे ना। देखो ये क्वेश्चन आप लोग को लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे ना बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, है ना। तो इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास के अंदर हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको एक ट्रिपलेट हमेशा याद रखना है, जब भी आपका 37 डिग्री एंगल बने तो 5 4 3, ये ट्रिपलेट आपको याद है ना बेटा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जब भी आपका 37 डिग्री एंगल बने तो आपके ट्रिपलेट याद रख लेना बेटा। तो व्हाट इज योर ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज 5 होगा, बेस 4 होगा और परपेंडिकुलर 3 होगा। ये ट्रिपलेट्स बनाने आपको मैथमेटिक्स वाले टीचर समझाएंगे, बट 37 डिग्री की वैल्यू के लिए याद रख लेना। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा मेरे बच्चे, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 57 डिग्री। तो आपको यहां से दो ट्रिपलेट याद हो गए बेटा, 37 डिग्री के लिए भी ट्रिपलेट याद हो गया, 57 डिग्री के लिए भी ट्रिपलेट याद हो गया। 57 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, बेस कितना हो जाएगा 3, हाइपोटेनस कितना रहेगा 5। तो 37 और 57 ये कैसे पता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल 57 डिग्री की बात करूं तो 90 माइनस 37 डिग्री तो होता है बेटा, तो आपको ये भी यहां से समझ में आ गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, देखो ये जैसे आप बोले थे ना सर इक्वेशन कैसे बनेगी, वही क्वेश्चन है यहां पर। अब आप ये देखिए, ये एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है बेटा, ये हवा में लटका हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस ऑब्जेक्ट इज इन एयर। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो वेट नीचे की तरफ लगेगा तो 5.g इसका क्या हो गया बेटा, वेट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट अगर हवा में लटका है बेटा, तो क्या इसका कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा, नहीं सर, इसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। अब इस 5 kg के ऑब्जेक्ट के साथ यहां पर एक रस्सी लटकी हुई है, मान लो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट इस रस्सी पर टेंशन लगा रहा है, दीवार पर लगा रहा है टेंशन T1, तो जितनी ये दीवार पे लगाएगा दीवार भी उतनी इसको देगा, है ना बेटा। इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन, इसने इस पर एक्शन किया तो ये इस पर रिएक्शन करेगा बेटा, तो इसने भी इसको टेंशन कितनी दी, T1 दी, सेम रोप सेम टेंशन। अब ये रोप और ये रोप अलग अलग रस्सी है, अलग अलग रस्सी है तो टेंशन भी अलग होगी। ये 5 kg का ऑब्जेक्ट इस दीवार के इस कॉर्नर पर मान लो टेंशन लगा रहा है T, तो इसने इसको T दी एक्शन, तो ये भी इसको कितनी देगा बेटा, T देगा रिएक्शन, तो यहां से भी कितनी आ गई बेटा, T यहां पर आपको यहां से आ गई है। इतनी चीज यहां तक आपको सारी की सारी यहां पर क्लियर हो गए होंगे, जो यहां से आपको समझ में आ रही है, जो सारी की सारी वैल्यूज यहां से आपको पढ़ने को आसानी से यहां से मिल रही है। अब एक पॉइंट देखेगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर एक पॉइंट देखेगा क्या है, अगर मैं देख रहा हूं इस लाइन को, मैं बिल्कुल देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, ये इस तरीके से, अगर ये एंगल 37 डिग्री है, ये एक लाइन है बेटा, इस लाइन के अगेंस्ट पैरेलल में मैंने एक लाइन खींच दी, ये एक लाइन है बेटा, ठीक है, लाइन कौन सी है, ये एक लाइन है ए बी, इसके पैरेलल में एक लाइन फॉर एग्जांपल मैंने खींच दी सी डी लाइन, अगर मैंने खींच दी, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और दो लाइन पैरेलल के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती है, अगर ये एंगल 37 डिग्री है बेटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 8वीं 9वीं क्लास के अंदर, दो पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट होगी, अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा। कल की क्लास जब लास्ट क्लास हमारी हुई थी, मैंने आपको कंपोनेंट तोड़ने सिखाए थे बेटा, अगर फॉर एग्जांपल ये टेंशन T है, यहां पर अगर थीटा एंगल बन रहा है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आएगा T cos थीटा, जिस तरफ भी थीटा होगा उस तरफ cos लिख दोगे, इधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, T sin थीटा आ जाएगा। अगर यही ऐसा होता बेटा, इस तरफ अगर T है और ये थीटा अगर इधर बनता, तो इधर अपन क्या लिखते, T cos थीटा लिखते, और इधर अपन क्या लिखते बेटा, T sin थीटा लिखते, यस और नो, इधर T cos थीटा लिखते, इधर क्या लिखते अपन, T sin थीटा लिखते। अब ये देखो बेटा, ये चीज यही तो बन रही है, देखो ये टेंशन T है बेटा, ये टेंशन T अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एंगल 37 डिग्री बन रहा है, तो अगर ये 37 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका ये वाला जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इधर बन रहा है, ये T है बीच में, तो इधर क्या आ जाएगा, T cos 37, यस और नो, और इसके हॉरिजॉन्टल पर कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, T sin ऑफ 37 बन जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है बेटा, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, T cos 37 और T sin 37 आ गया।
अब मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं बेटा। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। जब भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, जो मास बॉडी है उसको पॉइंट मास क्रिएट करना होता है। तो ये पॉइंट मास हो गया बेटा, 5 केजी का ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ जी, इस 5 केजी के ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक फोर्स आपने देखा 5 डॉट जी नीचे की तरफ लग रही है। तो आपने देखा एक फोर्स लग रही है 5 डॉट जी नीचे की तरफ। अब इस बॉडी के ऊपर एक टेंशन इस तरफ जा रही है, ये टेंशन इस तरफ गई, इसकी वैल्यू कितने बेटा? टी है। सॉरी, इसकी वैल्यू कितने बेटा? T1 मान लो आप, ठीक है। अब इस 5 केजी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो टेंशन थी, इस टेंशन के एंगल के हिसाब से हमने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दोनों ड्रॉ करो बेटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो गई है? T cos ऑफ 37 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो गया? T sin ऑफ 37 डिग्री। फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, यस। और ये पॉइंट मास बॉडी कौन सी है बेटा? 5 केजी की पॉइंट मास बॉडी है। बस अब इक्वेशन बनाओ, हॉरिजॉन्टल चीज को हॉरिजॉन्टली रखो, वर्टिकल चीज को वर्टिकली रखो। तो हमारी पहली इक्वेशन यहां से क्या बनेगी बच्चा? तो पहली इक्वेशन हम पहले वर्टिकल चीजों को देखते हैं। पहले हम वर्टिकल चीजों को देखते हैं। वर्टिकल में टी cos 37 है और 5 डॉट जी है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे? टी cos ऑफ 37 इज इक्वल टू 5 डॉट जी। इस इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। ये दोनों आपस में बराबर हो गए? हाँ जी सर। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम हॉरिजॉन्टल चीजों को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम हॉरिजॉन्टल चीजों को लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन है बेटा? ये T1 है और T sin 37 है। तो हम क्या लिखेंगे? T, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे? T sin ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू T1। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये जो G की वैल्यू है ये 10 है। आप चाहो तो यहां 10 रख लो या 9.8 रख लो, बट मैं नहीं रख रहा हूं, मैं इसको G को G रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। मेरे को क्या फाइंड करना था बेटा? मेरे को T एंड T1 की वैल्यू निकालनी थी। मेरा क्वेश्चन क्या था? मुझे इस बॉडी पर टेंशन जो लग रही है वो कैलकुलेट करनी थी, T एंड T1 की। बेटा मैं इसकी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं अगर मुझे cos 37 पता चल जाए। तो क्या बेटा इस ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके cos 37 की वैल्यू निकाली सकती है? cos 37 क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस कितना है बेटा? बेस है 4, हाइपोटेनिस कितना है? 5। तो cos 37 कितना हो गया? 4/5 हो गया। अगर मुझे यहां से क्या निकालना है? sin 37। तो अगर मैं यहां से sin ऑफ 37 की वैल्यू निकालूं तो क्या होता है बेटा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, है ना। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, cos 37 में 4/5 कर दूंगा और sin 37 में वैल्यू पुट करूंगा। आंसर जी की टर्म्स में आएगा और टी की टर्म्स में आएगा। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जी और टी के टर्म्स में, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। सिंपल क्वेश्चन था ना बेटा? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत, फटाफट से बताइए। सर लास्ट क्वेश्चन जो आपने क्लास में कराया था उसमें आपने नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाया बेटा। नॉर्मल रिएक्शन इसलिए नहीं लगाया ना बेटा प्रीति, क्योंकि वो हवा में ऑब्जेक्ट था बेटा, ठीक है, क्लियर है। वो हवा में ऑब्जेक्ट था तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं उसमें। डन है बेटा? यस और नो? ठीक है सर। टी साइन 37 कैसे आएगा? इसको ऐसे ही रहने दो ना बेटा, साइन 37 को साइन 37 कैसे लिख दो ना। तो 3t/5 इज इक्वल टू T1। T1 की वैल्यू ये आ गई, T1 की वैल्यू ये आ गई। cos 37 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4/5। तो यहां से क्या आ जाएगा? 4t/5 इज इक्वल टू 5.g, है ना, इज इक्वल टू 5.g। ये आ गया। तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25g/4। तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो देखो t की वैल्यू आ गई 25, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 25g/4। ये t की वैल्यू आ गई। और अभी आपने T1 की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी? T1 की वैल्यू कितनी आई? 3t/5। तो ये चीज इसमें पुट कर दो। तो जब आपने इसमें पुट करा तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 5 जा 25। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15g/4। क्लियर है? तो T1 की वैल्यू देखो इतनी आ गई है और T की वैल्यू इतनी आ गई। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये वैल्यू पुट करी ना, देखो ये देखो, cos 37 4/5, तो 4t/5। तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो गई? 25g/4, है ना। 25g/4 हो गई, यस। और ये sin 37 में पुट करा तो यहां से कितना गया? 3t/5। और t की वैल्यू मुझे पता था, ये t किसमें पुट करा, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया।
सर अगर 90 से बड़ा हो जाए तो 90 प्लस 37 करते हैं? नहीं बेटा। सर ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी टी ओ टी वन की? बता तो दिया बेटा। जी की वैल्यू को यहां, जी की वैल्यू को 10 पुट कर लो ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर लोगे तो ये कितनी आ जाएगी? ये कितनी आ जाएगी? 250/4 न्यूटन, है ना, 250/4 न्यूटन। और टी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150/4 न्यूटन। क्लियर? सर 90 से बड़ा एंगल हो तो 90 प्लस 37 130। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं करते। ठीक है, क्लियर, डन बेटा। जी की वैल्यू तो गिवन होगी ना पेपर में, 10 मीटर पर सेकेंड। डन। सर कल सरफेस पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो चेंज कर लेना बेटा। अगर वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है तो उसको हटा लो बेटा वहां से। लास्ट क्लास में मैंने ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रख दिया था क्या? ठीक है, ये 53 डिग्री करना बेटा, 57 लिख दिया मैंने, सॉरी, 53 डिग्री करना, 57 लिख दिया, 53 कर लेना इसको, सॉरी। 53 होगा ना बेटा, 30 90 माइनस 37 53, ये 53 होगा बेटा, सॉरी। ठीक है, ये 53 होगा, सॉरी, ये 57 कर दिया था मैंने। ठीक है, क्लियर है बेटा, इसको 53 कर लेना, 57 कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। सरफेस पे रखा था, कोई नहीं, आप सरफेस पे रख के कर लोगे तो इसमें एक फोर्स और लगा दोगे, एन और लगा दोगे। अगर हम, मैं इस क्वेश्चन को सरफेस से भी कराता हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ। इसी क्वेश्चन को सरफेस से भी कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को सरफेस से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट था बेटा। अब इसी क्वेश्चन को सरफेस से भी कर लेते हैं, विदाउट सरफेस से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 37 डिग्री था इधर, यस और नो? चलो सरफेस से भी कर लेते हैं। जब सरफेस से करेंगे तो 5 g नीचे की तरफ लगेगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन एन ऊपर की तरफ लगेगा। इसके कंपोनेंट अगर बनाएंगे तो इस तरफ क्या जाएगा? टी कॉस 37, इधर मान लो, इधर मान लो टी साइन 37। ठीक है बेटा, इधर मान लो टेंशन T1 और T1। डन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये नीचे की तरफ आ गया 5 g, इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन n लग गया, साथ ही साथ एक फोर्स कौन सी लग रही है? T cos 37 भी लग रही है, वो भी लिख लो। और एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है, T sin 37 लग रही है, और इधर की तरफ एक लग रही है T1। कोई प्रॉब्लम? तो बस कुछ नहीं होगा, इक्वेशन कैसी बन जाएगी? बस कुछ नहीं होगा, वर्टिकल के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? कुछ नहीं होगा, T cos 37 प्लस n इज इक्वल टू 5 g। और हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? बस कुछ नहीं बन जाएगी, T साइन ऑफ 37 इज इक्वल टू T1। बस सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम? हाँ बस ये ऐड कर दोगे, बस एक, और कुछ नहीं है। डन, कोई प्रॉब्लम? बस कुछ नहीं है, ये ऐड कर दिया बस, और कुछ नहीं है। डन, क्लियर बेटा? ठीक है। आलोक यादव पूछ रहे सर कंपोनेंट समझा दे। आलोक बेटा लास्ट क्लास में बताया है, एन क्या होगा बेटा? एन को एन ही रहने दो ना, इसको यहीं छोड़ दो बेटा, ऑप्शन इसी टर्म से मिलेंगे, यहीं छोड़ दो, ये इससे ज्यादा सोल्व ही नहीं होगा। क्यों सोल्व नहीं होगा बेटा? क्योंकि अननोन कितने हैं, क्योंकि अननोन कितने हैं? अब देखो ये यहीं छोड़ना पड़ेगा, अननोन कितने हैं? टी, T1 एंड एन। कितने अननोन है बेटा? 3 एन है ना, 3 अननोन है ना बेटा, यस और नो? 3 अननोन है ना आपके पास, टी, T1 है ना, टी हो गया, T1 हो गया और एन हो गया। तो इन 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 ही तो इक्वेशन चाहिएगी। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है ही नहीं, तो ऑप्शन ऐसे ही दिया होगा आपको, आपको ऑप्शन ऐसे ही दिया होगा, यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, ऑप्शन ऐसे ही दिए होंगे पेपर के अंदर। डन हो ना? तो जितने अननोन होंगे उतनी तो इक्वेशन होनी चाहिए, बट आपके पास तो 2 इक्वेशन है, तो ऑप्शन ऐसे ही दे रखे होंगे, बस आप छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन कैसे दे रखे होंगे? तो ऑप्शन ऐसे दे रखा होगा, टी की वैल्यू क्या दे रखी होगी? टी की वैल्यू दे रखी होगी 5g माइनस एन अपॉन कॉस ऑफ 37, ऐसे ऑप्शन में दे रखा होगा। और T1 की वैल्यू की बात करेंगे तो T1 की वैल्यू क्या दे रखी होगी? T साइन ऑफ 37, बस ऐसे दे रखा होगा बेटा। डन है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सर n की वैल्यू 5g नहीं होगी,
ये जो n की वैल्यू है इसकी वैल्यू 5g नहीं होगी? नहीं बेटा, ये n की वैल्यू 5g तब लिखोगे अगर इसके ऊपर ये वाली फोर्स ना लगी होती। समझ रहे हो बेटा? आप इस n की वैल्यू को 5g तब लिखते, n इक्वल टू 5g आप तब लिखते जब आपको ये t cos 37 इस पर नहीं एक्ट होता। समझ रहे हो? बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप किसी भी को भी बैलेंस तब करोगे, ध्यान समझना। अगर इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 5.g नीचे लगा है, आपके पास n है, तो इस n की वैल्यू को 5.g लिखोगे अगर सिंगल फोर्स लगी है। अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल फोर्स लगी है तो आप ऐसा लिखोगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है 5.g है, अब इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, एक और लग रही है, फॉर एग्जाम्पल t cos 37 लग रही है। अब आप इसको इसके बराबर नहीं कर सकते हो। समझ गए बेटा? जब एक बॉडी पे दो फोर्सेस लगी होंगी तो दो फोर्सेस के टाइम पीरियड पे आप n इक्वल को 5g नहीं लिखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस पे लिखोगे। इस केस में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, डन है भाई। दो फोर्सेस लग रही है ना, दो फोर्सेस लग रही है। अब ये जरूरी थोड़ा ना कि ये इसके बराबर ही है, अब ये इन दोनों के बराबर है ना बेटा, तभी तो हमने इक्वेशन नहीं लिखी है क्या? तभी हमने ये नहीं लिखी कि 5g इज इक्वल टू n प्लस टी cos 37 लिखा है ना? तभी तो हमने ये इक्वेशन लिखी है 5g इज इक्वल टू n प्लस टी cos 37। हमने ये इक्वेशन नहीं लिखी क्या 5g इज इक्वल टू n प्लस टी cos 37? यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? n इक्वल टू 5g है ना, n इक्वल टू 5g है। यहां से इक्वेशन क्या बनी? n इक्वल टू 5g, n इक्वल टू 5g। लेकिन अब की इक्वेशन क्या बनी? ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों को प्लस, ये इन दोनों के सम के बराबर है, ये 5g इन दोनों के सम के बराबर है। नहीं समझे क्या बेटा? अरे सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस 5 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर एक फोर्स लग रही है F1 और इधर एक फोर्स लग रही है F2। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, कहा गया ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है बेटा। कहा गया है दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो मैं क्या बोलूंगा? F1 इज इक्वल टू F2 बोलूंगा। भाई ये सब पढ़ाया हुआ है तुम्हें, यही बोलूंगा ना कि F1 इज इक्वल टू F2 है। लेकिन अब ये चीज समझो, अब ये ऑब्जेक्ट है 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। अब ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F1, यहां एक फोर्स लग रही है F2, अब यहां एक फोर्स लग रही है F3। तो अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं क्या बोलूंगा कि सर, अब मैं क्या बोलूंगा कि F3 इज इक्वल टू F1 बोलूंगा क्या? नहीं भाई, अब मैं क्या बोलूंगा? ये इन दोनों के बराबर है ना बेटा। अब तो यही बोलूंगा ना F1 प्लस F2, तो वही तो कंसेप्ट है, वही तो कंसेप्ट है भाई, ये इन दोनों के बराबर है। अगर अभी भी ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पर है तो अब क्या है? अगर अभी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो ये इन दोनों के सम के बराबर है ना। सिंपल से अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक्स है ना बेटा, यस और नो? समझ गए बेटा? दीपाली शर्मा नाम की एक लड़की होगी, इसको ब्लॉक करो, परमानेंटली ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करो इसको फटाफट। ठीक है। क्लियर बेटा? समझ गए ना? डन, कंसेप्ट क्लियर सबको? सर टेंशन बिटवीन 2 kg एंड 5 kg ऑब्जेक्ट कौन सा बेटा? इस वाले केस में, इस वाले केस में 2 kg और 5 kg, तो टी की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों के बीच में कौन सी लग रही है? यही तो लग रही है, ठीक है ना बेटा? अगर पेपर में क्वेश्चन आता कि टेंशन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, तो 2 kg और 3 kg के बीच में क्या लग रहा है? सिर्फ ये लग रहा है, तो आपको सिर्फ टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर पूछा ऑल द टेंशन, ऑल द टेंशन पूछा तो बेटा T1 भी कैलकुलेट करोगे टी। अगर सिर्फ बोला कि फाइंड द टेंशन ओनली एंड ओनली 2 kg ऑब्जेक्ट, तो T1 की कैलकुलेट करोगे।
और अगर पेपर में क्वेश्चन बोला कि फाइंड द टेंशन ओनली ऑन 3 kg ऑब्जेक्ट, तो टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और अगर बोला इन दोनों के बीच में निकालो तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे। डन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सबको कंसेप्ट क्लियर? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना लास्ट क्लास में सिखाया था। बच्चों को प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को आ रही होगी बेटा जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं करी थी, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं करी थी। ठीक है बेटा, क्लियर है? फाइन। कुशल राज कह रहे ब्लॉक क्यों करते बेटा? जो पढ़ने वाले नहीं बेटा उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। टूटी नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड से टीटी आ रहा है। अरे बेटा तो अपोजिट डायरेक्शन में टूटी कैसे कैलकुलेट कर दोगे बेटा? दो अपोजिट डायरेक्शन में चीजें हैं, टूटी कैसे कर दोगे बेटा? ऑब्जेक्ट पर टेंशन सिर्फ जो मास बॉडी है उस मास बॉडी को कंसीडर करना है बेटा। मास बॉडी कौन सी है? मास बॉडी ये है, ये है। क्या मैंने दीवार का वजन गिवन है? क्या मास ऑफ वॉल गिवन है कहीं पर? नहीं, नहीं। तुम ऑब्जेक्ट का मास लोगे ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट का मास तो यही है ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वही तो डायग्राम में बनाओगे बेटा। दीवार की क्यों बनाओगे? वाई यू विल मेक ऑफ दीवार? दीवार की नहीं बनानी ना बेटा, दीवार की नहीं बनानी। अगर इसका वजन गिवन होता तो इसका अलग से बनाते, समझे बेटा? इसका अलग से बनाते। अब जिसका वजन गिवन है तो फोर्स उसी पर तो लगेगी बेटा, तो इसी का तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। यस और नो? गॉट इट बेटा? क्लियर? यस और नो? सर साइन 37 नहीं होगा। कहां पर साइन 37 नहीं होगा बेटा? चलिए डन। चलो चलिए अब एक क्वेश्चन करो, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से करो, फटाफट से करो क्वेश्चन करो फटाफट। एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ऊपर दीवार बंधी हुई है, एक रस्सी इधर बनी हुई है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, एक रस्सी ऐसे बांधी है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग, इस वाली रस्सी में भी स्ट्रिंग और इस वाली रस्सी में भी टेंशन आपको निकालना है। फटाफट से करो, ठीक है? फटाफट से तो सर एन की वैल्यू अगर रहेगा तो, अगर एन की वैल्यू बेटा मोहम्मद वाशिद, तो आप बेटा वो वैल्यू पुट कर दोगे। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से करो। ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता इसका, मुझे इसका आंसर नहीं पता बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करते हैं? सबसे पहले 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका वजन नीचे की तरफ लगेगा बेटा, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 2.g। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये कि रस्सी है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसने दीवार के ऊपर फॉर एग्जांपल एक फोर्स लगाई है टी, तो दीवार भी इसके ऊपर टी लगाएगी। लेकिन मास हमें किसका गिवन है? ऑब्जेक्ट का गिवन है, तो दीवार का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये टी टेंशन है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? टी कॉस 60। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? टी साइन 60। कंसेप्ट क्लियर? डन। अब हम इधर आते हैं बेटा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बॉडी। अब ये दूसरी रस्सी है, तो इधर मान लो टेंशन कितनी लग रही है? T1, तो दीवार इस पर लगा रही है, ये भी दीवार पे। अब ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इधर कितना आ जाएगा? T1 cos ऑफ 30 डिग्री, और इधर एक कंपोनेंट इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? T1 साइन ऑफ 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो अपने पास ये पॉइंट मास बॉडी है, इसका वजन नीचे की तरफ लग रहा है 2.g, है ना बेटा? इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर जा रहा है, उसकी वैल्यू कितने? टी कॉस 60। यस और नो? एक ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, कितनी वैल्यू है? टी साइन 60। यस और नो? हाँ जी। अब इधर आइए, इधर आइए, इधर कितनी वैल्यू गिवन है बेटा? T1 कॉस ऑफ 30 डिग्री, और इधर एक वैल्यू और गिवन है बेटा, कितनी गिवन है? T1 साइन ऑफ 30 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल को वर्टिकल के साथ, तो पहले वर्टिकल को बैलेंस कर लेते हैं। तो वर्टिकल को जब बैलेंस करेंगे बेटा क्या आ जाएगा? 2.g इज इक्वल टू इन दोनों का सम, t साइन ऑफ 60 प्लस T1 साइन ऑफ 30। यू नो द वैल्यू, पुट करना। फिर आप हॉरिजॉन्टल के लिए पुट कर लेते हैं बेटा, तो हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे हो जाएगी बेटा? हॉरिजॉन्टल में ये और ये बराबर है, ये सोनो, इधर T1 आएगा, सॉरी, तो क्या आ जाएगा? T1 cos ऑफ 30 इज इक्वल टू T cos ऑफ 60। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो दो इक्वेशन है, दो ही अननोन है बेटा, T और कैपिटल T1, है ना? तो T एंड T1 ही तो दो अननोन है, T एंड T1 दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, सोल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए।
डन, कर लोगे ना बेटा, कर लोगे ना, सिंपल है ना, आसान है ना बेटा, कोई बताइए, कोई दिक्कत? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लगते हैं, है इतने हार्ड ये? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए बेटा। सर एनबी तो कंसिडर करेंगे, सरफेस है तो, सरफेस कहा है बेटा, इसमें सरफेस नहीं गिवन है ना, सरफेस गिवन होता तो मैं ड्रॉ करता ना, हाँ, अगर सरफेस होती तो एनबी कंसिडर कर लेते, बट इस क्वेश्चन में सरफेस गिवन नहीं है ना बेटा, अगर सरफेस गिवन होती तो आप एनबी ले लेते, सरफेस नहीं है तो एनबी नहीं है, ठीक है बेटा, फाइन है, क्लियर, डन, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम? सर दोनों साइड इक्वल क्यों हो जाती है, क्या ये मोशन में बेटा, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है ना, तो फोर्स को बैलेंस भी तो करोगे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले लेक्चर में बताया था, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स को हॉरिजॉन्टल के साथ, वर्टिकल वाली को वर्टिकल के साथ, जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, चल नहीं रहा, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाली बराबर होंगी, वर्टिकल वाली बराबर होंगी, कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट लेक्चर में बताया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, ठीक है? सर ये वाला पूरा कर दो बेटा, क्या कोसाइन 30 की वैल्यू निकालो ना, 1/2, साइन 60 की वैल्यू निकालो, √3/2, 1/2 और √3/2 पुट कर दो, कोस 60 की वैल्यू पुट करोगे बेटा तो 1/2, कोस 30 की वैल्यू पुट करो बेटा, √3/2 वैल्यू पुट करो, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्या इसमें दिक्कत क्या है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाना है, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, अब इधर आ जाओ, ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब एक कंसेप्ट है ये, अब ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को पहले सीखना है आपने, ठीक है बेटा, अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है, न्यू कंसेप्ट आ रहा है, इस कंसेप्ट को आपको सीखना है, ठीक है बेटा, फिर इस कंसेप्ट के ब्याह पर बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं और वो क्वेश्चंस फिर मैं आप लोग को कवर कराऊंगा, ठीक है बेटा, फाइन है, गॉट इट है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना फाइंड टेंशन, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड टी इन द स्ट्रिंग, आपको निकालना है कि भाई स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, साथ ही साथ आपसे कहता है फाइंड एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑन दी बॉडी, ये जो बॉडी है इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन भी आपको निकालना है। अब एक चीज समझना बेटा, क्या है, अपन को ना एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ढलानदार चीज गिवन है, ये ढलानदार चीज का यहां पर जो एंगल बन रहा है बेटा, वो एंगल अपन को थीटा गिवन है, इस ढलानदार चीज से हम कोई ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है बेटा, स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का वजन है, इस स्मॉल एम ऑब्जेक्ट को ना मैं एक रस्सी से बांध दिया और रस्सी से बांधकर इसको ना दीवार से इधर टाई कर रखा है, ये क्या बेटा, एक कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट से हमने इसको इधर बांध रखा है, तो पेपर में क्वेश्चन कहता है कि यार ये जो रस्सी है, इस रस्सी पे कितनी टेंशन लग रही है, कितना तनाव लग रहा है, वो आपको कैलकुलेट करना है, और ये जो एम मास की बॉडी है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको ना सॉल्व करने के कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, अब वो कंपोनेंट बनेंगे कैसे, पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा, पहले मैं आपको डिटेल्ड मेथड इसका बताऊंगा बेटा, किसके इसके ना कंपोनेंट बनेंगे, वो कैसे कंपोनेंट बनेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तब आपको डिटेल्ड मेथड नहीं लगाना, तब आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, तो पहले डिटेल्ड मेथड में इसके कंपोनेंट बनाने सीखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यार इस पे एक्चुअली में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है बेटा, तो चलिए अब अपन ना सबसे पहले इसके ऊपर देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हमारे पास लग रही है। अब एक रस्सी आपको दिखाई दे रही है मेरे बच्चों, ये एम मास की ऑब्जेक्ट इस फिक्स्ड सरफेस पे टेंशन लगा रही होगी, फॉर एग्जांपल मान लो ये टेंशन टी होगी, अगर इसने इसको टी टेंशन दी बेटा, एक्शन दिया, तो इसने भी इसको एक्शन रिएक्शन दिया होगा, तो सेम रस्सी के लिए सेम टेंशन, मान लो टेंशन की वैल्यू कितनी है बेटा, टी है, डन, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि इसने फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर टी टेंशन लगाई, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर भी कितनी टेंशन लगाई मेरे बच्चे, टी टेंशन लगाई। अगर ये मास बॉडी है बेटा, ये मास बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी है या नहीं रखी है, हाँ जी सर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखी है, यस और नो, हाँ जी, तो इसका जो वजन है बेटा, इसका जो वेट है W बराबर m.g, वो नीचे की तरफ लगेगा, यस और नो, इस ऑब्जेक्ट का वेट W बराबर m.g नीचे की तरफ लगेगा, हाँ जी सर नीचे की तरफ लगेगा। अब बहुत बारीकी से समझना जो मैं एक पॉइंट आप लोग को बताना चाहता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट वेरी क्लियरली, आप इस पॉइंट को ना ऐसे समझिए दोबारा, इसका जो सेंटर, इसका जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा बेटा, यस और नो, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, यस, तो वेट की वैल्यू क्या हो गई है, m.g इसका वेट हो गया जो नीचे की तरफ लगेगा। अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना,
पॉइंट क्या है बेटा, आप इधर आओ बेटा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट आप सी मान लो, ठीक है बेटा, ए बी सी। ये आपको क्या बना बेटा, एक ट्राइंगल बना। वो ट्राइंगल मैं यहां ड्रॉ करता हूं, बहुत ध्यान से देखना, पहले डिटेल्ड मेथड बता रहा हूं, फिर आपने बस डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना बेटा। अब ये जो बीसी है, ये जो बीसी है, ये बीसी वाली लाइन एक्चुअली में है कौन सी, अगर ये मैं बीसी वाली लाइन की बात करूं तो बीसी वाली लाइन यही तो है, डब्ल्यू बराबर एम जी वाली लाइन ही तो है, डब्ल्यू बराबर एम जी वाली लाइन है, हाँ जी सर ये वाली लाइन है। ये एंगल कितना गिवन है बेटा, ये एंगल थीटा गिवन है। हम सब जानते हैं वेट हमेशा 90 डिग्री पे लगता है, जमीन सेंटर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा बेटा, ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना एंगल होगा बेटा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये थीटा है, ये 90 है। तो बेटा अगर ये थीटा ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा मेरे बच्चे, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। इसका मतलब सर ये वाला जो एंगल यहां बन रहा है, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस थीटा। पहला पॉइंट क्लियर। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एक मास बॉडी थी, रस्सी से टेंशन टी लगी, इसने इस पे लगाई टी, वेट हमने डाउनवर्ड लगाया, वेट बराबर एम जी आ गया। हमने देखा यहां पर ए बी सी एक ट्रायंगल बना, वो ट्रायंगल मैंने अलग से बना लिया। ये एंगल अगर थीटा था बेटा, ये थीटा है, तो ये स्ट्रेट लाइन वेट हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये जो वेट है ये ना ऐसे लगा, ये स्ट्रेट नहीं लगा बेटा, ये बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं लगा। ये जो वेट है W बराबर mg, ये थोड़ा सा तिरछा लगा है, टुवर्ड द सेंटर लगता है ना। आपको याद हो मैंने बनाया था ना, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां खड़े हो तो आपका वेट ऐसे लग रहा है, अगर आप यहां खड़े थे तो आपका वेट ऐसे लग रहा था, लेकिन अगर आप बीच पोजीशन में लगे तो आपका वेट नीचे की तरफ है, ये हल्का सा झुका हुआ है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये ऐसे नहीं है, बट ये हल्की सी टिल्टेड है इस तरीके से, है ना, क्लियर है। अब समझना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं और आप लोग को समझना है। यार ये W बराबर mg है ना, इसको मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, बहुत ध्यान समझना। ये जो W बराबर mg आप लोग को दिखाई दे रहा है, जो यहां पर पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसको ना मैं दो पॉइंट्स में तोड़ सकता हूं। ये W बराबर mg है ना, मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। किस में ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। मैं इस डायग्राम को ना थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे से बनाता हूं ताकि आप लोग को ना समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोबारा डायग्राम, ये m मास की बॉडी थी, ये मैंने इसको इधर इंटरकनेक्टेड कर दिया, इधर टेंशन T लग रही थी, इधर टेंशन T लग रही थी, ये एंगल थीटा था, इसका W बराबर mg नीचे की तरफ लग रहा था, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस थीटा था। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये देखो, ये एक्चुअली में इधर है, अगर मैं इस पॉइंट से बिल्कुल एक 90 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन खींचूं, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। अगर मैं इधर से एक ऐसे लाइन खींचूं, वो लाइन ऐसे होगी। मतलब ये दो लाइन मैंने खींची हैं, बहुत ध्यान से देखना, मैं फिर से दिखाता हूं। मैंने दो लाइन खींची हैं, ये दो लाइन मैंने ऐसे खींची हैं, बहुत ध्यान से देखना, एक और एक। इसको ऐसे समझो जैसे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, या एक हॉरिजॉन्टल है या एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी लाइन है बेटा, सर हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी लाइन है बेटा, वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये टोटल एंगल, व्हाइट वाली लाइन वाला, व्हाइट वाली लाइन वाला, ये एंगल और ये एंगल, ये टोटल एंगल कितना है मेरे बच्चे, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। इतना सा एंगल है 90 माइनस थीटा, है ना, इतना सा एंगल है 90 माइनस थीटा, और इतना एंगल कितना है 90। ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो बेटा ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 माइनस 90 में से ये माइनस कर दो, 90 माइनस 90 माइनस ऑफ थीटा, तो 90 से 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फिर से बता रहा हूं। ये मैंने W बराबर mg बनाया, इसका एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाया, ये वर्टिकल लाइन यहां से खींची, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री।
तो ये पूरा एंगल व्हाइट वाले के बीच में 90, ये पूरा 90, इतना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा एंगल आ गया, आ गया। अब ये W बराबर mg वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखो W बराबर mg वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा। बहुत ध्यान समझना, W बराबर mg वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। तो इसका mg का ये कंपोनेंट क्या हो गया, mg cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा इसका, mg साइन ऑफ थीटा, यस और नो, mg साइन ऑफ थीटा। अब ये W बराबर mg था, तो W बराबर अगर mg है तो इस W बराबर mg का नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा, इस W बराबर mg का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, n। इस W बराबर mg का नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, n होगा, यस और नो। अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, m मास बॉडी का, ये m kg मास की बॉडी है ना बेटा। इस m kg मास की बॉडी के ऊपर एक फोर्स इधर को जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी है, T टेंशन। इधर को नीचे की तरफ जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, mg sin थीटा, तो mg sin थीटा लिख दिया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, mg का mg नहीं लिखना बेटा, क्योंकि हमने इस mg को कंपोनेंट में तोड़ दिया है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है बेटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है mg cos थीटा, mg cos थीटा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर क्या आ गया, इधर आ गया है n। तो अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, n बराबर mg cos थीटा, पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, t बराबर mg sin थीटा। और पेपर में यही ऑप्शन आपको मिलते और हमें यही दो चीज फाइंड करने के लिए दी थी, और हमने ये दो चीज फाइंड कर ली। पेपर में ऑप्शन इसी टाइप से मिलते हैं आपको। अगर ये थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो आपने थीटा की वैल्यू लिख देनी है। अब आपने क्या करना है, आपने रटना नहीं है। अब आपने डायरेक्ट याद रख लेना है कि जब भी कोई m मास की बॉडी होगी, अगर यहां जितना एंगल होगा तो उस साइड में क्या कर दोगे, वही एंगल लिख दोगे, mg sin थीटा। आपने बस डायरेक्ट याद रख लेना है, इस m मास बॉडी के कंपोनेंट क्या बनेंगे, हॉरिजॉन्टल साइड में mg sin थीटा और वर्टिकल साइड में mg cos थीटा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, बस ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रख लेनी है। अब ये बने कैसे वो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, बस आपने याद रखना है। अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी ऐसे रखी है, यहां जो एंगल होगा तो हॉरिजॉन्टल पे क्या कर दोगे बेटा, साइन थीटा के साथ लिख दोगे, वर्टिकल पे क्या कर दोगे, कोस थीटा के साथ लिख दोगे। तो हमें यही फाइंड करना था ना बेटा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या, एन। तो एन की वैल्यू क्या आई थी बेटा, देखते ही बताया, तो देखते ही सर ने बोला नीचे की तरफ क्या आएगा, mg cos थीटा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg cos थीटा। इधर क्या आएगा, साइन थीटा वाला आएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत बताइए। क्लियर बेटा, डन। गॉट इट। ठीक है, क्लियर बेटा। सर जी एन के कंपोनेंट नहीं बने बेटा, एन तो नॉर्मल रिएक्शन है, हमेशा कंपोनेंट एक्शंस के बनाओगे ना बेटा, रिएक्शन के नहीं बनाओगे, एक्शन के कंपोनेंट बनेंगे। एक्शन के कंपोनेंट बनाने, रिएक्शन के नहीं बनाने, एक्शन के कंपोनेंट बनाने बेटा, रिएक्शन के नहीं बनेंगे। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। तो कंक्लूजन क्या मिल गया, कंक्लूजन हमें यह मिला है, अगर मेरे पास यहां 30 डिग्री है, यहां मेरे पास 5 kg का ऑब्जेक्ट अगर रखा है, तो इस 5 kg का नीचे कंपोनेंट क्या बन जाएगा, 5 डॉट g cos 30 डिग्री। इधर कंपोनेंट कौन सा बनेगा, 5 डॉट g sin 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई दिक्कत, ठीक है, फाइन है, क्लियर है। तो इधर क्या बनेगा, 5 डॉट जी cos 30 डिग्री, इधर क्या बनेगा, 5 डॉट जी sin 30 डिग्री। एनी प्रॉब्लम एनी समस्या एनी दिक्कत, फाइन है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या, डन है बेटा। सर एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा, एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। नहीं गिवन है तो एन को एन छोड़ दो, अगर नहीं गिवन है तो एन को एन छोड़ दो, नहीं गिवन है तो एन को एन छोड़ दो, गिवन है तो वो डाल दो, डन है बेटा, फाइन है, ठीक है। 5 cos 30 sin 30, डन, ठीक है। तो यहां पर आएगा cos 30, यहां आएगा sin 30। एक बच्चा पूछ रहा है सर कोस और साइन कब कहां लेंगे, रैप्टे इतने मारूंगा लास्ट जगह देख,
लास्ट क्लास देखते नहीं है? सर साइन और कोस कब लेना है? भाई जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ कोस लेना, जिस तरफ नहीं थीटा नहीं होगा उस साइन लेना। लास्ट क्लास हट! रिविजन करके आते नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, वही क्वेश्चन है सेम। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया है। ये एंगल थीटा का थीटा गिवन है, ये एंगल थीटा का थीटा गिवन है। ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, एक पुली से लटका दिया। पुली मासलेस है, पुली मासलेस है, पुली का कोई वजन नहीं है। एक रस्सी से लटका के एक ऑब्जेक्ट 3 kg का नीचे लटका दिया है। ठीक है, कह रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 0। कह रहा है थीटा की वैल्यू निकालो और टी एंड नॉर्मल रिएक्शन, इस रस्सी में जो टेंशन लग रही है उसकी वैल्यू निकालो और नॉर्मल रिएक्शन एन की वैल्यू निकालो। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 4 ऑप्शन। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले सारी फोर्स बनाओ, एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाओ, इसको कंपोनेंट में तोड़ो, बैलेंस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फटाफट से आंसर दो। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करो। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करो। 2 मिनट का टाइम दे दिया, फटाफट से सॉल्व करो। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाओ। एक का तो कंपोनेंट बनेगा और एक में विदाउट कंपोनेंट बनेगा। जी की वैल्यू को 10 मान लेना, जी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेना। कंसीडर जी एस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ला 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 ला। है ये भी अच्छा है। ये लगाने की नहीं है, शेविंग क्रीम है ये। चलो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज देखो बेटा,
5 kg का ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, कंपोनेंट टूटेंगे, नीचे क्या बनेगा 5.g cos 30, इस तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा इसका 5.g sin 30। कोई प्रॉब्लम, अभी बनाए थे कंपोनेंट, कोई प्रॉब्लम, mg sin थीटा mg cos थीटा, इसके कंपोनेंट बन गए। हाँ जी, ये 5 kg का ऑब्जेक्ट अगर इस पर टेंशन T लगा रहा है, वही रस्सी घूमकर आ रही होगी तो ये भी इस पर टेंशन कितनी लगा रहा होगा, T लगा रहा होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? एक नॉर्मल रिएक्शन और लग रहा होगा बेटा, उस नॉर्मल रिएक्शन को आप N बोल दीजिए। ये 3 kg का ऑब्जेक्ट का वेट किस तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ 3.g। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बनाते हैं सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg ऑब्जेक्ट। 3 kg के ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। 3 kg का ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास मान लिया बेटा 3 kg, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है 3.g, टेंशन इसमें ऊपर की तरफ लग रही है बेटा टेंशन T। क्या इस 3 kg के ऑब्जेक्ट के ऊपर और कोई फोर्स लग रही है, नहीं लग रही। तो मुझे यहां से एक इक्वेशन मिल गई, T बराबर क्या मिल गया 3.g, मुझे इक्वेशन मिल गई ना 3T बराबर 3.g, T की वैल्यू 3.g हो गई है। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अब हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, किसका बनाते हैं बेटा 5 kg ऑब्जेक्ट का। 5 kg ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 5 kg ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास क्रिएट कर लो, ये रहा। इसका 5g cos थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ जी, तो ये लगा दिया 5g cos थीटा। इसका नॉर्मल रिएक्शन n इधर को लग रहा है, इसका एक यहां से ऐसे लग रहा है 5g sin थीटा, यस और नो, हाँ जी, और यहां से इस पर एक टेंशन लग रही है T। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, यहां से इक्वेशन बनेगी n बराबर 5g cos थीटा, n बराबर 5g cos थीटा, और एक इक्वेशन और बनेगी t बराबर 5g sin थीटा, t बराबर 5g sin थीटा। लेकिन t की वैल्यू क्या थी बेटा, ऑलरेडी t की वैल्यू कितनी थी 3.g, तो ये चीज मैं यहां पुट कर सकता हूं। इस इक्वेशन को बोल दीजिए सेकेंड, इस इक्वेशन को बोल दीजिए थर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। t की वैल्यू 3.g है, 3.g मैं यहां लिखूंगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितने देगी 3/5। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? तो मैं यहां लिख रहा हूं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 3g इज इक्वल टू 5g साइन थीटा, g से g मार दिया, तो 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो 3 और 5 आ गया है, 3 और 5 आ गया है। ट्रिपलेट याद है बेटा, हैव यू रिमेंबर द ट्रिपलेट, हैव यू रिमेंबर द ट्रिपलेट? तो यहां 4, यहां 3, यहां 5, ये कौन सा होता है 37 डिग्री, यस और नो, याद है बेटा? तो 3 5 4 37 डिग्री। तो अब मुझे बताओ 3/5, 3/5 का मतलब क्या है, 3/5 का मतलब क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई थीटा की वैल्यू आ गई है 37 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई है 37 डिग्री। पहला क्वेश्चन सोल्व, थीटा हमें निकालना था, थीटा हमने निकाल लिया। अब देखो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3.g, जी की वैल्यू कितनी माननी है 10 माननी है। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, टी की वैल्यू कितनी थी बेटा 3.g, और हमें पता है जी की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन में गिवन थी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई है 30 न्यूटन, तो टी भी कितना आ गया 30 न्यूटन यहां से आ गया। तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब बेटा एन, तो एन निकालने के लिए इक्वेशन कौन सी है, थर्ड इक्वेशन। तो एन की वैल्यू क्या 5g cos थीटा है ना, 5g cos थीटा। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या है n बराबर 5g cos ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस की वैल्यू कितनी है 4, हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है 5, तो cos 37 4/5, तो अपन 4/5 यहां पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुना 10 गुना कितनी आई है बेटा 4/5, तो गुना 4/5, 5 एकम 5, 5 ही कैंसिल हो गया। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 40 न्यूटन। तो समझ में आ गया 40 30 है ना,
और 37। तो 37, 30, 40, 37, 30, 40 कौन से ऑप्शन में गिवन है? पहले ऑप्शन में ही गिवन है 37, 30, 40। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन है ना, बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? 52% बच्चों का सही आंसर है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ओ लो 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 लो, गो जुब 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 जुब। साबुन भी है नहाने की? ये मेरे जैसों के लिए है जो नहाते नहीं है। ठीक है। सर किसने दिया? कल मेरे घर ऑल इंडिया रैंक 311 आया था। ठीक है, 311 ऑल इंडिया रैंक वाला बच्चा आया था, उसने गिफ्ट दिया मुझे, घर आया था, मेरी गली में ही रहता है। कल मैं उसको मिल गया रास्ते में, कह रहा सर आप मेरे को पढ़ाते थे। मेरी 311 रैंक को अपने पिताजी को लेकर मिठाई का डिब्बा भी ले गया और ये गिफ्ट देके गया। बेटा मैंने उसको बोला बेटा इसकी मेरे को बहुत जरूरत थी, मैं नहाता वाता तो हूँ नहीं, थैंक यू वेरी मच। सर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम समझ में नहीं आया। अबे पिछला क्वेश्चन तो समझाया था। अबे 5 kg ऑब्जेक्ट पे mg कोसिटन इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो 5 kg पे ये पिछले क्वेश्चन समझाया था। इस पे नीचे की तरफ ये रही, इस पे ये लग रही है, ये रही, इस पे ये टेंशन लग रही है टी, ये रही, एक नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है वो ये रहा। तब गधे गएंगे। अब हो रहे क्वेश्चन, चलो अब इधर आओ। अब एक नया कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है? एक न्यू कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ब्लॉक ओवर बॉक्स एंड इंटरकनेक्टेड एंड इंटरकनेक्टेड बॉडीज। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस के कंसेप्ट बताऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल रस्सी वाला बताया था, इंक्लाइंड प्लेन वाला बताया, फिर एंगल वाले क्वेश्चन बनाए। अब एक टाइप के क्वेश्चन इसमें और बनते हैं, बॉडीज ओवर बॉडीज। कि एक बॉडी है, ध्यान समझना, ऐसे कि अपने पास एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, इसके ऊपर एक बॉडीज और रखी है और ये जमीन के ऊपर रखे हैं ऐसे, एक बॉडीज के ऊपर एक बॉडीज ऐसे रखी है। तो आपको बताना है इन दोनों बॉडीज के बीच में, ठीक है, एन कितना लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन कितना लग रहा है और फोर्सेस क्या लग रही हैं। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एन बिटवीन टू ब्लॉक्स एंड एन बिटवीन सरफेस एंड दी मास एम। एक बॉडी का मास कैपिटल एम है, एक बॉडी का मास स्मॉल एम। पहले कंसेप्ट में सिखाऊंगा, फिर आप लोग आगे क्वेश्चंस करोगे खुद। ठीक है बेटा, फाइन है, चलो क्लियर है, डन है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? आ जाओ। अब ये ना बॉडी जमीन पर ही रखी है, ये बॉडी जमीन पर ही रखी है, ऐसा मत समझना कि हवा में रखी है। सबसे पहले आपके पास जो नीचे बॉडी होती है उस बॉडी को उठाओ। सबसे पहले जो नीचे बॉडी है बेटा उस बॉडी को देखो, और एक बॉडी ये है स्मॉल एम बॉडी। ठीक है बेटा, एक बॉडी कैपिटल एम है, एक बॉडी स्मॉल एम है। यार हमने अभी क्वेश्चन किया था बेटा, अगर फॉर एग्जांपल ये बॉडी है स्मॉल एम की और ये दीवार है रस्सी से कनेक्टेड है, ये एक बॉडी है, दिस इज बॉडी वन, ये भी तो एक बॉडी है, बॉडी टू। बट इस बॉडी को हम लोगों ने मासलेस क्रिएट किया था, मासलेस क्रिएट किया था। लेकिन अब की बार क्या हो गया, दो बॉडी है लेकिन मासलेस नहीं है। तो हमने क्या देखा था बेटा, जब भी दो बॉडीज होती है, अगर इसने इसके ऊपर टेंशन टी लगाई तो जितनी ये इस पे लगाएगा उतनी ये इस पे लगाएगा, यस और नो। लेकिन हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे थे, क्यों? क्योंकि ये मासलेस था। बाई चांस अगर ये मासलेस ना होता तो हम इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं या नहीं बनाते? बिल्कुल। यार वही अप्रोच यहां पर लग रही है। अगर ये एक कैपिटल एम मास की बॉडी है, ये स्मॉल एम मास की बॉडी है, तो बेटा अगर ये इस पर एक फोर्स लगाएगी, सपोज करो वो फोर्स की वैल्यू एन है, कैपिटल एन है,
बिटवीन है ना, फाइंड एन बिटवीन दी टू बॉडीज। तो उसकी इन दोनों के बीच में इसने अगर इस पर एक कैपिटल एन की फोर्स लगाई तो इसने भी इस पर कैपिटल एन की फोर्स लगाई होगी या नहीं लगाई होगी? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, मुझे फटाफट से बताओ, यस और नो। अगर इसने इसके ऊपर कैपिटल एन की फोर्स लगाई तो इसने भी इसके ऊपर लगाई होगी। पहला पॉइंट तो आपको इस समझ में आ गया। अब अपन करते हैं एक एक करके एक एक बॉडी पर फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले इस कैपिटल एम की बात करते हैं। इस कैपिटल एम का एम डॉट जी नीचे की तरफ लगेगा। इसने जमीन के ऊपर एक्शन लगाया तो जमीन भी इस कैपिटल एम मास बॉडी के ऊपर रिएक्शन लगाएगी। उस रिएक्शन को आप मान लो N1 मान लो। कितना मान लो? N1 मान लो। इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, जमीन के ऊपर एक्शन, जमीन ने इसके ऊपर लगाई, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? N1। तो ये N1 क्या है बेटा? तो आप क्या बोलोगे? फोर्स ऑन कैपिटल एम बाय अर्थ, है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं सा। अब इधर आओ, ये स्मॉल एम मास बॉडी है बेटा। इस स्मॉल एम मास बॉडी का W बराबर स्मॉल एम डॉट जी नीचे की तरफ लगेगा। ये इसके ऊपर रखी है ना बेटा, ध्यान से देखो, ये जो बॉडी है, ये बॉडी इसके ऊपर रखी है। अगर ये इस पर एक्शन लगाएगा तो ये इसके ऊपर रिएक्शन देगा। तो ये एक्शन हुआ तो इसका रिएक्शन होगा बेटा, ये सुनो। इस रिएक्शन को आप मान लो कैपिटल एन, है ना? ये क्या मान लो? कैपिटल एन। अब ये कैपिटल एन है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है यार? ये जो रिएक्शन आया किसकी वजह से आया? ये रिएक्शन किसकी वजह से है? तो आप क्या बोलोगे? फोर्स ऑन स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। ये जो एन है, ये एन है क्या? इस स्मॉल एम पर लगने वाली फोर्स किसकी वजह से लगी है? इस कैपिटल एम की वजह से। कहने का मतलब इस कैपिटल एम ने इसके ऊपर एन लगाया है तो भैया ये भी इसके ऊपर एन ही लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा? अभी बताया था ना वही चीज, ये इसके ऊपर टी लगा रहा तो ये भी इसके ऊपर टी। तो ये एन क्या है? फोर्स ऑन स्मॉल एम बाय कैपिटल एम। तो कैपिटल एम ने इसके ऊपर अगर ये एम लगाया तो ये भी उतना ही लगाएगा। इसका मतलब एक फोर्स नीचे की तरफ और लगेगी, डेट इज कैपिटल एन, है ना? बस काम खत्म, और कोई फोर्स नहीं, और कोई फोर्स नहीं। अब अपन करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब अपन बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले बनाते हैं कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम। कैपिटल एम मास बेटा ये रहा, दिस इज कैपिटल एम मास एम के जी बॉडी। इस एम के जी बॉडी पर एक फोर्स कौन सी लग रही है? एम डॉट जी, ये रही कैपिटल एम डॉट जी। इस कैपिटल एम मास बॉडी पर ऊपर से एक नीचे नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है एन, तो एक नॉर्मल रिएक्शन एन और आ रहा है। ये इस कैपिटल मास बॉडी पर एक N1 ऊपर जा रहा है, एक N1 ऊपर जा रहा है। ऑल डन। और तो इस कैपिटल एम पे और कोई फोर्स लग रही है? नहीं लग रही है। अब ऐसे ही बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका? स्मॉल एम का। स्मॉल एम का बनाते हैं। तो स्मॉल एम के जी ऑब्जेक्ट ये रहा। स्मॉल एम के जी ऑब्जेक्ट पर W बराबर एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, यस। तो एम डॉट जी और एक नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन ऊपर की तरफ लग रहा है। यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिल गया? कैपिटल एन की वैल्यू क्या मिल गई? स्मॉल एम डॉट जी, है ना बेटा? दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर से मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी बेटा? फटाफट से मुझे बताओ, व्हाट वुड बी द इक्वेशन फ्रॉम हियर? यहां से इक्वेशन मिलेगी कैपिटल N1 बराबर ये प्लस ये, कैपिटल N1 बराबर N प्लस कैपिटल M डॉट जी। अब मुझे N की वैल्यू पता है, स्मॉल m डॉट जी है, तो इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट और इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं सेकंड। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूं सेकंड। अब ये कैपिटल N वाली वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, हाँ जी। तो मैं क्या बोलूंगा? यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब मैं यूज करूंगा तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा बेटा? N1 इज इक्वल टू स्मॉल m डॉट जी प्लस कैपिटल M डॉट जी। तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी बाहर निकाल दिया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यस और नो? सो दिस इज N1। और दोनों के बीच में कौन सी लग रही थी? दोनों के बीच में n लग रही है, तो n की वैल्यू कितने आई है? mg। तो n की वैल्यू आ गई है स्मॉल m डॉट जी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? फाइंड n बिटवीन टू ब्लॉक्स। n बिटवीन टू ब्लॉक्स की वैल्यू कितनी है? m डॉट जी। एंड n बिटवीन सरफेस एंड मास m।
सरफेस और मास m के बीच में n, तो सरफेस और मास m के बीच में जो n है उसकी वैल्यू वो क्या है, वो n1 है ना। सरफेस और मास m के बीच में n1, तो n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, n1 की वैल्यू ये आ गई स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई g। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बहुत आसान है बेटा, सिंपल सा चीज है, सिंपल सा केस। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तब आप कर लोगे। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। क्लियर बेटा? सर सरफेस वाला समझो तो बेटा, ये कैपिटल एम मास जो ऑब्जेक्ट है, इसने जमीन के ऊपर फोर्स लगाई एम डॉट जी एक्शन, तो जमीन भी इसके ऊपर लगाई गई, वो रिएक्शन हो गया। अब ये स्मॉल एम का नीचे की तरफ एक्शन लगाएगा एम डॉट जी, तो ये एक्शन किसके ऊपर लगा रहा है, कैपिटल एम के ऊपर लगा रहा है ना। ये जो एक्शन है, ये एक्शन किसके ऊपर है, ऑन कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, ये इसके ऊपर एक्शन है, तो ये इसके ऊपर रिएक्शन देगा, वो रिएक्शन की वैल्यू क्या है, एन। अगर इसने इसको रिएक्शन एन दिया तो ये भी सेम रिएक्शन इसको वापस देगा, तो इसने एन दे दिया बेटा ये। और इन दोनों के बीच में एन की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन बनाइए, ड्रॉ किया, सोल्व कर दिया, ठीक है, फाइन है। वाई एन डाउनवर्ड, जब ये इस पे टी टेंशन लगा रहा है, तो ये भी इस पे टी टेंशन लगाएगा नहीं लगाएगा, इधर आओ। ये प्रॉब्लम पता कब आती है, जब घर में जाकर रिवीजन नहीं करते हो क्लास, जब पढ़ के नहीं आते हो घर से क्लासेस, जब घर से पढ़ के नहीं आते ना तब आती है दिक्कत है। ये फर्स्ट लेक्चर की टॉपिक है, तुम्हें समझने। कैपिटल एम का नीचे वेट लगेगा। अब तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे लिखूं हर बार, ये है एक्शन, एक्शन बाय कैपिटल एम ऑन अर्थ। अब ये क्या है, N1 रिएक्शन, ऐसे लिखूं क्या, रिएक्शन बाय अर्थ ऑन कैपिटल एम। स्मॉल एम डॉट जी, ये क्या है, एक्शन बाय स्मॉल एम ऑन कैपिटल एम। ये स्मॉल एम इस कैपिटल एम के ऊपर इतनी फोर्स लगा रही है, इतना एक्शन कर रहा है। जब ये इसके ऊपर एक्शन करेगा तो ये इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगा, ये आ गया। ये क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन बाय कैपिटल एम, किसके ऊपर, ऑन स्मॉल एम। अभी तुम्हें बताया था कि ये एक बॉडी है एम के जी की, ये रस्सी से बांधी थी, ये मासलेस था, इसका मास 0 मान लिया, ये इसके ऊपर टेंशन टी लगा रही है, तो ये भी जितनी टेंशन ये इसको लगाएगा एक्शन, उतनी इसको देगा रिएक्शन टी। तो अब मुझे बताओ, जब एन लग रहा है इसके ऊपर रिएक्शन, तो बेटा ये भी तो रिएक्शन लगाएगा, वजन के अलावा एक रिएक्शन ये भी तो दे रहा है भाई, इसको बैलेंस भी तो करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ एन नहीं आगे क्या, जितना इसने इसको लगाया उतना ये भी तो इसको लगाएगा, यस और नो। तो ये एन हो गया, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना। तो स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बना भाई, स्मॉल एम के ऊपर एक एन कैपिटल एन ऊपर की तरफ है और डब्ल्यू बराबर एम जी नीचे की तरफ है, ये रहा। कैपिटल एम पर क्या बना है, कैपिटल एम पर ये रहा, नीचे की तरफ कैपिटल एम जी, ऊपर की तरफ एक एन वन, और ये नीचे की तरफ भी तो आ रहा है भाई, इसने इसके ऊपर एन लगाया, तो भाई वो वाली वैल्यू नहीं है क्या। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, घर में रिवीजन करके आया करो, पढ़ के आया करो।
शादी है मेरी 8 तारीख में। मैं 3-4 दिन और अगर चैप्टर पढ़ा देना बावला हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। मेरी पत्नी भी बोलेगी, मेरी बीवी बोलेगी पागल आदमी कहीं का, गधा नालायक निठल्ला बेशरम, किससे मेरी शादी करा रहे हो। बख्श दो मुझे भाइयों, रहम करो मेरे पे, रहम करो, रहम करो। शादी है मेरी 8 तारीख की, रहम करो भाइयों, रहम करो। चलो ठीक है, अब इधर आओ। ठीक है, अब इधर आओ। अब तक हमने बॉडीज ऊपर बॉडीज करा था, अब की बार डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया है, अप्रोच वही लगेगी। अब की बार क्या है, दो बॉडीज है वो इंटरकनेक्टेड है, ऐसे चिपकी हुई हैं। पहले ऐसे थी, पहले ऐसे थी, अब ऐसे है। पहले ऐसे थी बेटा, अब ऐसे है। वही अप्रोच लगेगी, सेम सेम वही, अरे वही चीज सेम। बट अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार नीचे नॉर्मल रिएक्शन लगाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों बेटा, अगर आप W बराबर mg नीचे लगोगे, इसका नॉर्मल रिएक्शन n बनेगा। सिंस वर्टिकल में और कोई फोर्स नहीं है, n और mj वो दोनों एक दूसरे को काट देंगी, तो आप बस इसमें हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स को ड्रॉ करना। वर्टिकल वाली को ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बेटा वर्टिकल में कोई फोर्स है ही नहीं। कह रहा है एक m मास बॉडी है, एक m2 मास बॉडी है। m मास बॉडी भी a एक्सेलरेशन से इस तरफ चल रही है, m2 मास बॉडी भी a एक्सेलरेशन से इस तरफ चल रही है, और मैं ओवरऑल टोटल फोर्स F लगा रहा हूं। तो आपसे कह रहा है कि n बिटवीन ब्लॉक, इन दोनों के बीच में n की वैल्यू आपको बतानी है और a की वैल्यू बतानी है। तो आपको n और a की वैल्यू दोनों की आपको बतानी है। क्या होगा, सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करो, क्वेश्चन सिंपल सा है, फटाफट से करो। पहले a निकालो, n बाद में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करो। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से सॉल्व करो। सॉल्व हो गया। ला 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 ली ला ला लू लू ला 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 ला।
न न न न न न न न। चलिए आइए, बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोशिश करते हैं तुम्हारे दिमाग में भेजे में घुस जाए चीजें, नहीं घुसे तो कोई बात नहीं है। पहले डायग्राम को समझो बेटा। अपन को दो बॉडीज गिवन है, एक बॉडी जिसका मास m1 है, एक दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है। हम इन दोनों बॉडी को ऐसे धक्का लगा रहे हैं इधर से एक फोर्स F देकर। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे बेटा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से। कह रहा है कि ए एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करिए और इन दोनों बॉडीज के बीच में जो नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है वो कैलकुलेट करिए। अब देखो कह रहा है इन दोनों बॉडीज के बीच में नॉर्मल डायरेक्शन, अगर इस m1 बॉडी ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई होगी n, तो इसने भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाई होगी n। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो इन दोनों बॉडीज के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी है? n है। इसने अगर इस पर एक फोर्स लगाई होगी n, तो इसने भी सेम वही मैग्नीट्यूड की फोर्स इस पर लगाई होगी। इतनी चीज हमें समझ में आ गई। बात क्लियर? डन है। अब ये m1 मास की जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल इसका W1, W1 कितना हो जाएगा? m1 डॉट जी, नीचे की तरफ लगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए n1 लगा ऊपर की तरफ। अब मैंने आपको कहा था बेटा इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स तो और कोई काम ही नहीं कर रही। ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल होगा। ये एक्चुअली में एक दूसरे को बैलेंस आउट करके काट देंगे, बट कोई नहीं, अपन ड्रॉ कर लेते हैं। अब सिमिलर वे में इस वाली बॉडीज के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी बेटा? इसका नीचे की तरफ लगेगा W2 बराबर m2 डॉट 2 डॉट जी, और इसमें एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा n2 इधर की तरफ लगेगा। डन है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? यही ओवरऑल फोर्सेस है। हाँ जी। अब अपन क्या करते हैं, अपना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, सबसे पहले हम लोग स्मॉल m1 ऑब्जेक्ट का बनाते हैं। m1 ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, ये m1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m1 ऑब्जेक्ट। इस m1 ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ W1 बराबर m1 डॉट जी लग रहा है और ऊपर की तरफ n1 लग रहा है। डन है, क्लियर है? इस m1 के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? m2 लगा रहा है n1 के ऊपर एक फोर्स। m1 के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? ये, तो इधर से एक फोर्स आ रही है n। m1 के ऊपर एक फोर्स लग रही है इधर से F। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, m1 ऑब्जेक्ट के ऊपर यहां से एक फोर्स लग रही है F। m1 ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे वेट लग रहा है, n1 का नॉर्मल डायरेक्शन ये लग रहा है m1 के ऊपर। m1 के ऊपर से m2 की तरफ से एक फोर्स आ रही है n, वो मैंने यहां ड्रॉ कर दी, वो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए? लेकिन अब एक चीज देखना, अब हो क्या रहा है, ये जो m1 मास का ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है ये ओवरऑल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए एक्सेलरेशन। अब अगर ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है तो इस F और N में कौन बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर से एक फोर्स लग रही है, इधर से एक फोर्स लग रही है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन, तो F और N में कौन बड़ा होगा? F बड़ा होगा। यस और नो? कराया था ना क्वेश्चन? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? F माइनस ऑफ N इज इक्वल टू, F माइनस ऑफ N इज इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है? ए एक्सेलरेशन, और ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स हमेशा फोर्स के बराबर होगी। तो F माइनस एन एक फोर्स हो गई। इस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है? इस ऑब्जेक्ट का वजन है m1, तो m1 ऑब्जेक्ट के ऊपर ए एक्सेलरेशन लग रही है, तो फोर्स कितनी होगी? m1 डॉट ए। तो यहां से क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू m1 डॉट ए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फिर से बता रहा हूं, इस m1 मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स F लग रही है, एक फोर्स N लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो F और N में कौन बड़ा है? F बड़ा है। तो F में से N घटाया तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना इस तरफ, तो ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ए एक्सेलरेशन जब मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के फोर्स कितनी लग रही है? तो फोर्स फोर्स के बराबर होगा m1 डॉट ए। ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? n1 इज इक्वल टू m1 डॉट जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वर्टिकल वाली, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल वाली। काम खत्म। अब इधर है, अब इधर बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m2 ऑब्जेक्ट ये रहा, हाँ जी सर, m2 ऑब्जेक्ट ये रहा।
M2 ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है M2 डॉट जी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही है N2। M2 के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, इससे इस पे आ रही है N फोर्स, इधर से इस पे फोर्स आ रही है N फोर्स, ये इस पर N लगा रहा है। फाइनली ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, फाइनली ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहां से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, बहुत ध्यान से देखना। तो इसकी इक्वेशन मैं यहां बना रहा हूं, इसकी इक्वेशन मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, इसकी इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं दूसरी स्लाइड पर लेकर नहीं जाना चाहता हूं क्वेश्चन को, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या बन जाएगा, N2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा, N2 इज इक्वल टू, N2 इज इक्वल टू M2 डॉट जी, N2 इज इक्वल टू M2 डॉट जी। अब एक फोर्स ये लग रही है और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, दिस इज M2 ऑब्जेक्ट, तो यहां से क्या लिखेंगे, N बराबर M2 डॉट ए, यस और नो, सो दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो N किसके बराबर होगा, इधर के बराबर। तो N की वैल्यू क्या आ गई है, M2 डॉट ए, यस और नो। तो N की वैल्यू क्या आ गई है, M2 डॉट ए, आप यहां पुट कर सकते हो M2 डॉट ए, यस और नो। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, नेक्स्ट आ रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो पहली इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से क्या वैल्यू हो जाएगी, F माइनस एन, एन की वैल्यू क्या थी M2A, तो F माइनस ऑफ M2A इज इक्वल टू क्या, ये बेटा M1A इज इक्वल टू M1A। तो F की वैल्यू क्या आ गई है, M1A प्लस M2A, तो A की वैल्यू क्या आ गई है, F अपॉन M1 प्लस M2। और दोनों बॉडीज के बीच में N की वैल्यू कितनी आई थी, दोनों बॉडीज के बीच में N की वैल्यू कितनी आई थी, M2A, कितनी आई थी, M2A, M2A। ये तो था लॉन्ग मेथड, ये तो था लॉन्ग मेथड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, F अपॉन M1 प्लस M2, आंसर क्या आया था, ऑप्शन नंबर ए आया था, ये तो था लॉन्ग मेथड। अब मैं आपको इस मेथड का शॉर्टकट बताता हूं। जब भी आपके पास ऐसे इंटरकनेक्टेड बॉडीज हों, आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है, कुछ नहीं करना, उस पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो लिख दो और इन सबका मास को ऐड कर दो, इन सबके मास को ऐड कर दो। तो वही तो किया है, जब भी हमें नेट एक्सेलरेशन निकालनी थी, नेट फोर्स जो लग रही थी वो लगा दी और इन दोनों के मास को, सबके मास को ऐड कर दिया, एक्सेलरेशन डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। और इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालनी है, M1 और M2 के बीच में। जो दूसरी बॉडी है, जो बड़ी वाली बॉडी है, उस बड़ी वाली बॉडी में जो एक्सेलरेशन आई है उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। बस अगर इन दोनों के बीच में निकालनी है तो बड़ा मास बॉडी कौन सा था, M2, इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दो, M2 डॉट ए। तो डायरेक्ट आपने वो कर दिया, M2 डॉट ए आंसर आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन है 2 kg 3 kg 4 kg, कह रहा है एक्सेलरेशन फाइंड करो, कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। सर ने बताया था जो नेट फोर्स होगी वो लिख दो और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 कर दो। तो नेट फोर्स कितनी है बेटा, 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, 7 और 2 9, तो कितना आ गया 2 न्यूटन, क्वेश्चन खत्म। अब क्या कह रहा है, 4 kg और 3 kg के बीच में, 4 kg और 3 kg ये दो है, इसमें से बड़ा कौन सा है, 4 kg वाला है, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई ए, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई ए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट सुनो। तो 4 और 3 kg के बीच में निकालना है, तो सर ने क्या कहा था, जो बड़ा है वो लिख देना है, ये बड़ा है तो 4 मल्टीप्लाई बाई ए, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 न्यूटन, खत्म। शॉर्ट ट्रिक है, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, दिस इज शॉर्ट ट्रिक। ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताओ, बस पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऐसे करना है। डन। सॉरी यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है, यूनिट सही कर लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। डन। डन, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ यूनिट थोड़ी न्यूटन लिख दी थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेना यार, कर सकते हो। डन। डन, ठीक है, क्लियर।
सर अगर 3 kg और 2 kg के बीच में बोले तो 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 न्यूटन। 3 और 2 के बीच में बोलते 6 न्यूटन हो जाता। 3 और 2 के बीच में बोलता 6 न्यूटन हो जाता बस। 3 और 2 के बीच में बोलता तो 6 न्यूटन हो जाता। बड़ा मास ये है, छोटा मास ये है, 6 न्यूटन हो जाता। सर M1 F के बीच में भी तो एक्शन लगेगा। नहीं बेटा एक्शन, अरे धक्का दे रहे हो भाई तुम, भाई F धक्का दे रहे हो। यहां मास लेस कंसीडर किया है ना, यहां तुम्हें जो आदमी धक्का लगा रहा है क्या उसका मास गिवन है? क्या जो आदमी यहां धक्का लगा रहा है उसका मास गिवन है? नहीं गिवन है, तो तुमने उसे मासलेस एज्यूम किया है ना। अबे गधो, बे नालायको, बे निठलो, बे बेशर्मो, खोपड़ी लेस आदमियों, ये जो आदमी यहां फोर्स लगा रहा है क्या इसका मास गिवन है तुम्हें? जब नहीं गिवन है तो हम उसको कंसीडर क्या कर रहे हैं? मासलेस कंसीडर। तो इसका स्पेस नहीं कैलकुलेट करोगे। समझे या नहीं समझे? ठीक है सर, बड़े से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है बे रिजल्ट आया है, बे रिजल्ट आया, बड़े से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बे रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आया, ये आउटपुट आया है, ये भी रिजल्ट आया है। बे M1 और M2 में कौन बड़ा है? M1 और M2 में M2 बड़ा है ना। इसका साइज देख, आउटकम आया है। ये रिजल्ट ही शॉर्ट ट्रिक है, ये रिजल्ट ही शॉर्ट ट्रिक है, ये रिजल्ट ही शॉर्ट ट्रिक है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है। ये देख, ये गधा गएगा। ठीक है ठीक है, चलो मैं डाउट देख लूंगा आप लोग के। मैं सारे के सारे डाउट देख लूंगा। आप लोग की नेक्स्ट क्लास है ना, तो जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, सर 2 kg 4 kg के बीच में भी निकाल सकते हैं। हाँ फिर इक्वेशन से निकालना पड़ेगा बेटा, वो इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। बट 2 kg और 4 kg के बीच में नहीं लगेगा। 2 kg और 4 इंटरकनेक्टेड के बीच में लगता है ना बेटा, 2 और 4 आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। ठीक है सर, पता कैसे चलेगा? अबे दो, अबे साइज छोटा साइज है, अबे इसका साइज है कि बड़ा साइज है, अबे इसका साइज है कि और बड़ा है। और बेटा वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि M1 M2 इज ग्रेटर देन M1। अबे साइज तो देख ले, इसका साइज बड़ा है तो भाई इसका वजन ज्यादा होगा। पेपर में गिवन भी होगा, पेपर में गिवन भी होगा, ये बड़ा है या ये छोटा है, गिवन होगा। मैं तुम्हारे डाउट देख लूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, लास्ट में सारे डाउट देख लूंगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के डाउट डिस्कशन कर लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है नहीं, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आप लोगों के डाउट देख लूंगा, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, पहले सबसे पहले आते आप लोगों के डाउट लूंगा, कोई टेंशन मत लो। ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहे। शादी में को भी इनवाइट नहीं करूंगा, पागल बना दोगे तुम लोग मेरा वहां पर, गधे कहीं के, बेवकूफ बना दोगे मेरा, बहाना होने दोगे तुम लोग मेरा, खोपड़ी हिला दोगे तुम लोग मेरी, है ना बुला रहे तुम, हट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुश रहे, जहाँ रहिए, मस्त रहे, बढ़िया रहे, जबर से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।